नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। कल हमने जो चर्चा की थी वो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के ऊपर चर्चा की थी। किसके ऊपर? प्रतीक चिन्ह के ऊपर चर्चा की थी। इसमें हम पक्षी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ लिया हमने? पक्षी पढ़ लिया। और इसके अलावा पशु पढ़ रहे थे हम। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा होता है? तो राजस्थान का जो राज्य पशु है वो दो श्रेणियों में विभाजित कर रखा है। एक तो वन्य जीव श्रेणी में। किसमें? वन्य जीव श्रेणी में। और उस वन्य जीव श्रेणी में क्या नाम आएगा? चिंकारा नाम आएगा। कौन सा आएगा? चिंकारा। और जो पालतू श्रेणी है, कौन श्रेणी? पालतू श्रेणी है। पालतू श्रेणी में जो राजस्थान का राज्य पशु माना गया है, घोषित कर रखा है, वो किसको घोषित कर रखा है? ऊंट को घोषित कर रखा है। ऊंट का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आज हम जो राजस्थान का राज्य प्रतीक में जो पशु है ऊंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लो, राजस्थान का राज्य पशु। राजस्थान का राज्य पशु। राजस्थान का राज्य पशु ब्रैकेट में पालतू श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? पालतू श्रेणी में। देखो, यहां पालतू श्रेणी ना मिले तो आपको घरेलू श्रेणी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? घरेलू श्रेणी भी मिल सकता है। तो राजस्थान का घरेलू श्रेणी में पशु कौन सा है? ऊंट। ध्यान रखना। और उसका नाम लिख लो आप आगे। पालतू श्रेणी में जो पशु है उसका नाम क्या है? ऊंट। ऊंट लिख सकते हैं। अब ये ऊंट दिखाई दे रहा है आपको? ये ऊंट का बच्चा भी दिखाई दे रहा है। अब ऊंट के बारे में क्या क्या जानते हो आप? बताओ। कुछ भी, जो भी जानते हो आप बता सकते हो। खुली छूट है आपको। अच्छा, कई दिनों तक मतलब ये पानी नहीं पीता तो भी चल सकता है, मतलब पानी का स्टोरेज रखता है। क्यों? रेगिस्तान में ज्यादा पाया जाता है। और राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज, राजस्थान का जहाज, बात एक ही है। रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। किसने कहा था इसे रेगिस्तान का जहाज? नहीं आता? और हाँ बहन जी, आप भी बोल सकते हो। इतना ही आता है ऊँट के बारे में। देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि राजस्थान का राज्य पशु है। क्या है? राजस्थान का राज्य पशु। इसे राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? तो इसे राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया था 19 सितंबर 2014 को। कब दिया गया था? 19 सितंबर 2014 को। तो आप ऐसे लिखिएगा इसमें, इसे राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 को दिया गया। लिख लिया? अब देखो, इसे राज्य पशु का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। और अचानक ऐसे आंकड़े सामने आए तो ऊंटों की संख्या दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, गिरती जा रही है। इसका मतलब ऊंटों का वध हो रहा है। ऊंटों का वध हो रहा है, ऊंटों को मारा जा रहा है और मार के लोग खा रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में इस ऊंटों के वध को रोकने के लिए या इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार के द्वारा एक कानून भी बनाया गया, ऊंट संरक्षण अधिनियम। कौन सा? ऊंट वध रोक अधिनियम भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ऊंट वध रोकथाम अधिनियम, एक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, कानून, लॉ। तो ऊंट वध रोकथाम अधिनियम 2014 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2014 में। तो इनको संरक्षण करने के लिए ही, जैसे माना कि कोई कानून बनाया गया है जो महिलाओं की सुरक्षा करता है। किसकी? महिलाओं की सुरक्षा करता है, तो वो महिलाओं से रिलेटेड काम करेगा वो कानून। इसी प्रकार ये जो ऊंट वध रोकथाम अधिनियम है, ये किसको संरक्षण प्रदान करेगा? ऊँटों को संरक्षण प्रदान करेगा। और उसके बाद में भी ये कानून बना दिया गया है, उसके बाद में भी अगर कोई इन ऊँटों की तस्करी करता है, ऊँटों को बेचता है या फिर ऊँटों को मारता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? क्योंकि कानून बना हुआ है। अगला फैक्ट ये लिख सकते हैं आप,
ऊँटों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऊँटों को संरक्षण करने के लिए, ऊँटों को संरक्षण करने के लिए 21 दिसंबर 2014 को 21 दिसंबर 2014 को एक कानून भी बनाया गया, एक कानून भी बनाया गया था। और उस कानून का नाम लिख सकते हो आप, ऊंट वध रोकथाम अधिनियम, रोक मत लगाना, ऊंट वध रोकथाम अधिनियम 2014 लिख लिया। ऊंट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैमल कहते हैं, लिख लो। ऊंट को अंग्रेजी में कैमल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैमल। चलो अंग्रेजी में तो बता दोगे आप, लेकिन अब मेरा सवाल ये है, साइंस रही है किसी के पास? साइंस बायो वगैरह रही है किसी के पास? नहीं रही, आपके पास रही है तो ठीक है। अब मुझे बताओ, ऊंट का जो साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक, वैसे तो देखो इसको हमारे जैसे लोग तो क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक नाम। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक नाम कहते हैं। अब जो जिसने हिंदी पढ़ ली वो इसको वैज्ञानिक नहीं बोलेगा, वो वैज्ञानिक बोलेगा। क्या बोलेगा इसको? सामान्यतः हम क्या बोलते हैं इसको? वैज्ञानिक बोलते हैं। और जिसने हिंदी पढ़ ली वो वैज्ञानिक बोलेगा, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक नहीं, वैज्ञानिक। और जिसको इंग्लिश आती है वो क्या बोलेगा इसको? साइंटिफिक नेम। क्या बोलेगा? साइंटिफिक नेम। तो जो भी आपको, जैसे भी आपकी सुविधा तंत्र के अनुसार जैसा लगे वैसा लिख सकते हो आप। कोई जरूरी नहीं कि आप वैज्ञानिक नाम ही लिखें, आप साइंटिफिक नेम भी लिख सकते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा बताओ? हम बताओ भाई, साइंस वाला नहीं आता? लिखो, कैमलिन ड्रोमेडेरियस। कैमलिन ड्रोमेडेरियस, ड्रोमेडेरियस। कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? क्या नाम होता है? कैमलिन ड्रोमेडेरियस इसका साइंटिफिक नेम है। अगर हम बात करें, जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था चिंकारा, तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या था? हैं? गजेला, गजेला। चिंकारा का क्या था? गजेला, गजेला था। उन्हें एक राजस्थान का राज्य पक्षी पढ़ाया था, इसका नाम था गोडावण। गोडावण का साइंटिफिक नेम क्या था? हैं? क्रायोटिस नाइग्री सेप्स। जरूर नहीं है अपने को प्रॉपर याद हो, ठीक है, इससे एक आइडिया बैठ जाता। 4 विकल्प मिलेंगे हमें, तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, आराम से उसको देख के कर लेंगे। अपने कौन सा लिखने जाना है इसको, पर फिर भी कोशिश करो, जब पढ़ो उस समय याद करो। तो चिंकारा का याद हो गया आपको, गजेला, गजेला। गोडावण का क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। और ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमलिन ड्रोमेडेरियस। ठीक है, तो ऐसे तीनों चारों के आपको जो भी पढ़ते जा रहे हो आप एक साथ, उनके सारों के साइंटिफिक नेम। अब जैसे वृक्ष वगैरह आ जाएंगे तो वह साइंटिफिक नेम नहीं होता, वह वैज्ञानिक नाम नहीं बोलते उसको, उसको नाम बोलते हैं वानस्पतिक नाम। क्या बोलते हैं? हालांकि होता है वो वैज्ञानिक नाम का ही एक दूसरा नाम हो गया, क्योंकि बॉटनी में आता है। ये जो पेड़ पौधे वगैरह पढ़ते हैं इनके बारे में जब हम साइंस पढ़ते हैं तो इनको पढ़ते हैं किसमें? बॉटनी में। और जो ये जीव जंतु वगैरह होते हैं इनको जूलॉजी में पढ़ते हैं, जीव विज्ञान जिसको कहते हैं। और उनको पढ़ते हैं किसमें? वनस्पति के विज्ञान पढ़ते हैं, ये वनस्पति विज्ञान में। चलो देखो, स्थानीय नाम किसका? अंग्रेजी में पता है आपको, सामान्य नाम पता है, वैज्ञानिक नाम मैंने लिखा दिया, लेकिन स्थानीय नाम क्या है इसका? देखो, इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज। अब आप सोच रहे होंगे कितनी बेसिक बातें हैं ये, लेकिन
देखो विद्यार्थियों, सफलता का एक तरीका है। आप क्या करते हो, कोई भी विषय है ना, उसको एज ए फॉर्मेलिटी के तौर पे पढ़ते हो आप। ठीक है, पढ़ दिया। उस विषय को ऐसा पढ़ो कि उसको एक बार आपने पढ़ दिया ना, जैसे अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी ये प्रतीक वाला, एक बार आपने प्रतीक चिन्ह पढ़ लिया तो कैसा भी सवाल आ जाए, आपकी किस्मत है कि आपकी एग्जाम में केवल सवाल ही ये पूछा गया है कि राजस्थान का पालतू श्रेणी में पशु कौन सा है, ऊंट। लेकिन आपने इसमें एक पेज पढ़ा है पूरा और पूछा क्या, उसने एक शब्द पूछा है। तब आप सोचोगे यार हमको तो सर ने फालतू ही पढ़ाया एक पेज। लेकिन जिस दिन उसने पूछ लिया कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फिर सारे बच्चे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो इसको याद किया ही नहीं इसका नाम, तो फिर वहां दिक्कत होती है। जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ो ना, तो उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ना चाहिए। और मेरी तो देखो, मैंने खुद ने भी जब नौकरी प्राप्त की ना, देखो मैं या तो फॉर्म भरता ही नहीं हूँ, और फॉर्म भर भी देता हूँ ना तो एग्जाम देने नहीं जाता हूँ अगर मेरी तैयारी नहीं है तो। और अगर मैंने फॉर्म भरा है और मैंने अगर उसकी तैयारी कर ली तो वो पेपर मेरा पास होना ही चाहिए। मेरा जीवन का यही लक्ष्य रहा आज तक। जो भी एग्जाम मैंने दिया ना, मैंने पास ही किया। एग्जाम में अगर बैठ गया ना वहां जाके, तो पास किया हमेशा। चाहे आप आरएस का ले लो, चाहे एसआई का ले लो, चाहे कांस्टेबल का ले लो। मैंने 3 ही एग्जाम दिए अब तक। कितने? 3 ही एग्जाम दिए। पहला कौन सा दिया? कांस्टेबल का। दूसरा कौन सा दिया? एसआई का। और तीसरा कौन सा दिया? आरएस का दिया। हाँ ठीक है, मेरा उस समय लक ठीक नहीं था, तो मैं लास्ट समय रह गया किसी कारणवश। पर मैंने जो एग्जाम तो क्लियर किया ना भाई, एग्जाम तक का अपना काम होता है। बाद में चलो जो इंटरव्यू में कोई दिक्कत हो जाती है तो वो मैटर एक अलग होता है। तो अब मैं आपको भी यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप जैसे अब जैसे ज्यादातर बच्चे अभी आप जो फाउंडेशन वाले ही हैं, अब आपको क्या बेसिक चीज अगर ढंग की मिल गई ना तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं, फाउंडेशन का मतलब जानते हो? फाउंडेशन किसे कहते हैं? नींव को नहीं कहते हैं। नींव के ऊपर एक वो चारों तरफ यूं भरते हैं ना, वो कुर्सी लेवल जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं फाउंडेशन। ठीक है। अब वो जितना मजबूत होगा ना मकान, उतना ही ऊपर जाएगा। चलो आप नींव से भी समझ सकते हैं कि अगर आप कोई मकान बनाने की तरफ जा रहे हैं और उसकी नींव अगर बहुत मजबूत भर देते हो आप, तो आने वाले समय में आप कितनी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हो उस पर। बहुत ऊंची बिल्डिंग बना सकते हो। और वही आपने थोड़ा सा खड्डा खोदा और मकान बनाना चालू कर दिया, एक मंजिल तो बना लोगे, दूसरी की भी कोशिश कर लोगे, लेकिन तीसरी के अगर जिस दिन जरूरत पड़ेगी ना, तो आप नहीं बना पाओगे। और बनाओगे तो मकान गिरेगा। तो नुकसान कितना होगा? पहले ही मंजिल का नुकसान हो गया, दूसरी मंजिल का नुकसान हो गया, और तीसरी मंजिल भी नहीं बन पाएगी आपकी। और वहीं अगर आपकी नींव मजबूत होती तो भैया एक मंजिल बना चाहे 2 मंजिल बना, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने पास पैसा होना चाहिए, इतनी मंजिल खड़ा कर सकते हैं हम। इसी प्रकार ये नौकरी का भी यही सिस्टम है। अगर आप नहीं इस सारी दुनिया को एक बार में समझ लिया ना, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होती। कितना सरल है नौकरी लगना। देखिए जीके में आता क्या है, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, ये जीके। थोड़ा बहुत साइंस पढ़ लो, आप मैथ पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, बस इसी में नौकरी लग जाती। लेकिन जीके का मतलब जीके ही है। जीके का मतलब केवल ये 2 शब्द नहीं है। जीके का मतलब इसमें हिस्ट्री भी आती है, इसमें पॉलिटी भी आती है, इसमें ज्योग्राफी आती है, इसमें इकोनॉमिक्स आती है, इसमें करंट आती है। साइंस का मतलब भी केवल जनरल साइंस ही नहीं होता है, साइंस को भी जितना डीप पढ़ोगे उतना ही कम है। जैसे अभी सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बाई चांस, अब कई बच्चों के केमिस्ट्री ऊपर से जा रही है, के पास साइंस रही है, उसको तो पता है कि केमिस्ट्री की क्या वैल्यू है। और जिनके पास आर्ट्स है उनको बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो तो पहले डर रहे थे साइंस से, तो उन्होंने तो पहले आर्ट्स लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, आर्ट्स तो आपके पास है, उसको तो मजबूत करो, और साइंस यहाँ पे पढ़ाई जा रही है तो उसको आप और मजबूत कर सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से तो पढ़ाया जा रहा होगा यहाँ पर, तो उस हिसाब से पढ़ना है अपने को। चलो अभी तो इधर बात कर लेते हैं। तो इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम इसको मरुस्थल का जहाज भी कह सकते हैं। देखो इसे मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं। अब देखो, ये जो इसे ऊंट को रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज किसने कहा है, तो एक बाबा है जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है। कर्नल जेम्स टोड हालांकि विदेशी है ये, लेकिन लिखा कहाँ का राजस्थान इतिहास है इन्होंने? राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं बहुत अच्छी। और
विदेशी है तो कई बार जो भारतीयों की हमारी जो राष्ट्रीयता है उसको कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो भी विदेशी इतिहासकार होते हैं उनकी धारणा ये रहती है कि भारत को हम थोड़ा ऊपर ना दिखाएं, उनके खुद के देश से दिखाना ऊंचा दिखाना नहीं चाहते हैं। और हमारे जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है इंडिया के, उन्होंने क्या कोशिश की है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत श्रेष्ठ है। हालांकि एक इतिहासकार होता है उसको निष्पक्ष इतिहास लिखना चाहिए। भाई जैसे आप आपका इतिहास लिखवा रहे हो, अब आपका कोई जैसे आप राजा है, अब आपका जो राजकवि है अगर आपके बारे में वो इतिहासकार है आपका कोई, वो इतिहास लिखेगा तो वो आपके खिलाफ थोड़ी लिखेगा, तो आपके पक्ष में लिखेगा ना सारी बातें। लेकिन आने वाली पीढ़ियों जब आपके बारे में पढ़ेगी तो सारी प्लस पॉइंट पढ़ेंगे, वो तो पॉजिटिव बातें पढ़ेगी। आप में नकारात्मक बातें भी तो होती है, व्यक्ति में दोनों पॉइंट्स होते हैं। लेकिन एक राजा के खिलाफ उसका जो राज्य का इतिहासकार है या राज्य का कवि है, उसका दरबारी कवि है, वो राजा के खिलाफ नहीं लिख सकता। राजा के खिलाफ लिखेगा राजा मरवा देगा उसको। तो हमारे इतिहास के जो स्रोत है उनमें ये बहुत ज्यादा दिक्कत है ऐसी। एक क्या राजा लिख रहा है, जैसे आप कभी पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ते हैं तो पृथ्वीराज चौहान के जितने भी राजकवि है या जितने भी दरबारी कवि है, उन्होंने जो इतिहास लिखा उस समय, वो सारे ये कहता है पृथ्वीराज जीता था। त्राइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, 1191 और 1192 में युद्ध हुए थे ना मोहम्मद गौरी के साथ। और उधर जो मुस्लिम इतिहासकार है वो सारे क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मुर्गा बना के मारा था। मतलब कहने का मतलब मुर्गा नहीं बनाया होगा लेकिन मारा बुरी तरह था। वो उनकी जीत बताते हैं और ये इनकी जीत बताते हैं। लेकिन बीच में फंस कौन रहा है? हम स्टूडेंट ये तो फंस रहे हैं। ऐसा मारा किसने किसको था ये तो बताओ। फिर हम जब आपको लिखाते हैं कि भाई फलाना, जैसे कोई भी उस समय का जो भी तत्कालिक इतिहासकार रहा है उसके अनुसार रेफरेंस दे देते हैं कि इसने तो ये कहा और इसने ये कहा। सर हम क्या माने? दोनों ही बात मान लो, और क्या तरीका बताओ? या फिर जिस इतिहासकार को ज्यादा वेटेज दिया गया है उस इतिहासकार की बात मान लो। मैं कई बार इतिहास पढ़ाता हूं आपको, कई बार लिखाता हूं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने ये कहा, लेकिन डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने ये कह दिया। उल्टा कह देते हैं ना कई बार, तो उसका विपरीत ऐसा हो जाता है। तो अभी तो हम केवल इतना ही याद रख रहे हैं कि इसको ऊंट को रेगिस्तान का जहाज किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। और कर्नल जेम्स टोड कौन है? जिन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। इनको एक उपनाम से भी जाना जाता है, घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाला बाबा, घोड़े वाला बाबा उपनाम से जाना, कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में घोड़े वाला बाबा उपनाम से किसको जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। अब हम कर्नल जेम्स टोड तो नहीं पढ़ रहे अभी यहाँ पर, जितने भी व्यक्तित्व होते हैं उन सभी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना होता है ना। तो घोड़े वाले बाबा ने क्या कहा है कि ये रेगिस्तान का जहाज है। विद्यार्थी लिखो, ऊंटों की संख्या की दृष्टि से, ऊंटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है। राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है। तो सबसे ज्यादा ऊंट भारत में कहां पाए जाते हैं बताओ? राजस्थान में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। लिख लिया? आपसे पूछा जाए ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां है? ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां है बताओ? भाई ऊंट पढ़ रहे हैं हम, तो ये जरूर थोड़ी ऊंट के बारे में खुद का नाम आम पता करके बस इसको बंद कर देंगे। कहाँ है? जोर से बोलो। जैसलमेर में नहीं है बहन जी, जोहड़बीड़ में है। कहां पर है? लिखो, ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ में है। कहां पर है? जोहड़बीड़ में है। आपसे पूछा है ऊंट की जगह उष्ट्र भी मिल सकता है ना। उष्ट्र अनुसंधान केंद्र या ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़ में। और जोहड़बीड़ कहाँ लोकेटेड है? बीकानेर में।
जो कि ICAR के द्वारा संचालित है। जोहड़बीड़ अनुसंधान जो केंद्र है ना, सेंटर है, ये किसके द्वारा संचालित है? ICAR के द्वारा संचालित है। लिख लिया? आप में से कोई मुझे बता सकता है ICAR का फुल फॉर्म क्या है? बोलो, किसी को भी आता हो तो। ICAR, तो ICAR का फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। सर इंग्लिश में बताओ क्या बनेगा? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी इंग्लिश में दोनों लिखना। किसके द्वारा संचालित है? देखो, ये जोहड़बीड़ में जो अनुसंधान केंद्र है, ये किसके द्वारा संचालित है? ICAR के द्वारा संचालित है। अब ICAR आया है तो ICAR का फुल फॉर्म लिखें आप, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इंग्लिश में क्या बनेगा? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो, राजस्थान में कैमल मिल्क डेयरी कहां पर स्थित है? भाई ऊंट आया है, तो ऊंट से संबंधित एक डेयरी भी है, वो कहां पर है? राजस्थान में कैमल मिल्क डेयरी कहां पर स्थित है? वेरी गुड, बीकानेर। देखो, कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर में संचालित है। कहां पर है? बीकानेर में। बीकानेर। देख लिया? अब देखो, जो ऊंट का दूध होता है ना, ऊंट का, ऊंट दूध नहीं देता, ध्यान रखना, ऊंटनी का होता है। किसका होता है? ऊंटनी का होता है। ऊंटनी का जो दूध होता है, डेयरी में तो दूध ही मिलेगा या दूध से संबंधित प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ऊंटनी का दूध है ना, उसमें जो कैल्शियम पाया जाता है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जिसके कारण ऊंटनी का दूध को जमा नहीं सकते। जैसे हम दूध को जमा के दही बना लेते हैं ना, तो ऊंटनी का दूध का दही नहीं बनता, कहने का मतलब ये। लिखिएगा, ऊंटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में, इसमें मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसलिए ऊंटनी का या ऊंटनी के दूध से दही नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? दही नहीं बनता है। या हम ऐसे कह सकते हैं, ऊंटनी का दूध जमा जमा नहीं सकते, मतलब जमता नहीं है। अब सुनना, अगर इस तथ्य में अगर कोई छोटी मोटी मेरे से त्रुटि हो जाती है तो वो माफी योग्य है, क्योंकि मैं साइंस नहीं पढ़ाता हूँ। पहली बात तो कैसे जमता है और कैसे नहीं जमता है। तो आज एक काम करना, आप, आपको साइंस से पढ़ाने आएंगे ना सर, उनसे एक क्वेश्चन पूछ लेना, सर ऊंटनी का दूध में सर ने कहा था कि कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसका मतलब क्या है? तो वो बता देंगे आपको कैसे मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना?
अब उसमें जो जमने का मतलब आप दही से ले रहे हैं या फिर जैसे जैसे बर्फ वगैरह जमाते हैं ना, जैसे पानी से बर्फ जम जाते हैं, उससे लिया गया, तो वो कंसेप्ट एक बार वो क्लियर कर देंगे आपका ना। मैं वो कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ आपका, तो आप देख लेना आप एक बार अपने स्तर पे। तो ऊँटनी का दूध तो देख लिया आपने। इसके अलावा आपको पता है 2008 में एक बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि ऊँटनी का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है। ऊँटनी का दूध पिया कभी किसी ने? नहीं पिया। ऊँटनी का दूध अगर आप पी लोगे ना, जीवन में कभी बीमार नहीं होगे, बहुत पावरफुल होता है। पीते नहीं हम सामान्यतः। बकरी का दूध पिया? पिया करो, बकरी का दूध भी बहुत पौष्टिक होता है। हम तो पीते कौन सा, रस डेयरी का तो फिर वैसा ही पावर आएगा और क्या। लिखो इस दूध के बारे में, या इसके दूध के बारे में वर्ष 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट ही तो है। सुप्रीम कोर्ट ने इस, वापिस बोलना, सेंटेंस जमा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दूध मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। एक रोग का नाम सुना होगा आपने, डायबिटीज, मधुमेह। मधुमेह जिनको रोग होता है उनके लिए तो एक प्रकार से रामबाण है। यह दूध मधुमेह ब्रैकेट में डायबिटीज डायबिटीज के रोगियों के लिए उपयोगी है। देख लिया? ऊंटनी का गर्भकाल कितने समय का होता है, बता सकते हैं? ना ना, लिखो ऊंटनी की औसत गर्भावधि 365 से 400 दिनों के बीच में होती है। लगभग 13-14 महीना ना, 12 से 14 महीने के बीच में होती है। देखो ऊंटों की प्रमुख नस्ल, ध्यान देना। मैं राजस्थान ज्योग्राफी में आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा पशुपालन। क्या नाम होगा? पशुपालन। उसमें ऊंट के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा वहां पर। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि यहाँ लिखा रहा हूं मैं सब कुछ ऊंट के बारे में। यहाँ क्यों लिखा रहा हूँ? क्योंकि राजस्थान का राज्य पशु पढ़ रहे हैं हम, पालतू श्रेणी या घरेलू श्रेणी का, इसलिए। तो एक ही फैक्ट को दो जगह लिखने का कोई औचित्य है नहीं। एक ही रजिस्टर में एक ही बात को दो जगह लिखो, क्या मतलब उस चीज का? हाँ, वहां मैं नोट डलवा दूंगा, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह का अध्ययन करें। तो देख लेना आप। लिख लिया आप लोगों ने? आगे लिखो आप। ऊंट की प्रमुख नस्लें, ऊंट की प्रमुख नस्ल लिखो। बीकानेरी, बीकानेरी नस्ल, लिख लिया? जैसलमेरी, जैसलमेरी नस्ल, इसको नाचना नस्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नाचना नस्ल भी कहते हैं। गोमट, देखो आपके एग्जाम में सवाल कैसे बनता है, आपको दे दी जाएगी कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल ऊंट की नहीं है। ले लो ले लो, ऊंट की नहीं है। तो जो पता है, जो याद होगी जब, तो आप कर लोगे कौन सी है या नहीं है। गोमट, लिख लिया? गुरहा,
खटाई, नहीं खटाई नहीं है, खराई होता है, खराई। खराई, ये भी ऊंट की नस्ल है। मेवाती, मालवी, मेवाती। मालवा के आसपास जो ऊंट की नस्ल पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे? मालवी बोलेंगे। मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है उसको, मारवाड़ वाले को मारवाड़ी, अलवरी, सिंधी। सिंधी भी ऊंट की नस्ल होती है, ध्यान रखना। कच्छी, केसपाल, कच्छी, केसपाल, ये सब ऊंट की नस्लें हैं। देख लिया? देखो, जो बीएसएफ के जवान होते हैं ना, जैसे बॉर्डर पे देखे होंगे आप लोगों ने, वो गश्त वगैरह देते हैं, वो किस, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाती है, तो जो गश्त देते हैं वो किससे देते हैं? ऊँटों से देते हैं। और हाँ, जैसलमेर वाले, तो जैसलमेर में जो बीएसएफ की फोर्स लगी हुई है अपनी, वो कहाँ गया रहा वो, ये रहा, नाचना, नाचला नस्ल को यूज लेते हैं ये, मुख्य रूप से बीएसएफ ही है वहां पर। लिखो, नाचना नस्ल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। फोन अंदर रख लो भाई, क्लास में तो कम से कम फोन मत चलाया करो, तो इमरजेंसी कॉल आ जाए वो बात एक अलग है। देख लिया? नाचना नस्ल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है तथा इसे भारतीय सेना के जवान उपयोग में लेते हैं। इसे भारतीय सेना के जवान उपयोग में लेते हैं। और मुख्य रूप से भारतीय सेना का कौन सा पार्ट? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देखो, आपसे पूछा जाए बीएसएफ का फुल फॉर्म, इंग्लिश वाले लिख लो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और हिंदी वाले लिख लो सीमा सुरक्षा बल, वैसे दोनों ही लिख लो। लिख लिया? एक गोमट इसकी नस्ल है क्या? गोमट ऊंट की नस्ल है, यस या नो? है। तो ये पाई जाती है मुख्य रूप से फलोदी में। कहां पर पाई जाती? फलोदी में। अब आपको पता है पहले फलोदी आता था किसमें? जोधपुर में आता था। अब फलोदी खुद ही क्या बन गया? जिला बन गया। तो गोमट नस्ल मुख्य रूप से फलोदी में पाई जाती है, जो कि भार ढोने के लिए फेमस है। इसके लिए भार, वजन उठाने के लिए फेमस, काफी प्रसिद्ध है, काफी वजन उठा सकते हैं। गोमट नस्ल के जो ऊंट होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत सारा वजन उठा सकते हैं। देखिएगा, गोमट नस्ल के ऊंट मुख्य रूप से फलोदी में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? फलोदी। और फलोदी कहाँ है? फलोदी जिले में ही, फलोदी जिला ही बन गया खुद ही। लेकिन जिलों का जब पुनर्गठन नहीं हुआ था उससे पहले जोधपुर में आता था फलोदी, ध्यान। वर्तमान में कितने जिले हैं? कौन कौन से, किसको याद है बताओ? आप में से यहाँ ऐसे कितने स्टूडेंट बैठे हैं जिनको 41 जिले याद है? एक, दो, तीन, एक ही बस, बाकी किसी को 41 जिले याद नहीं? अरे विद्यार्थियों क्या कर रहे हो? चलो, जिनको भी याद नहीं है ना, तुम्हारे लिए HW है। और HW बताओ क्या है? अगर आपके पास पीडीएफ हो ना, अच्छी बात है, नहीं हो ना, इस पीडीएफ को मैं आपको भेज दूंगा। और इस पीडीएफ में देखो ये बना हुआ है 41 जिले, दिखाई दे रहे हैं आपको 41 जिले? ये 41 जिले कल आपको याद होने चाहिए। राजस्थान के आज की तारीख में 41 जिले, आगे पीछे हो सकते हैं आने वाले समय में। आज की तारीख में जो 41 जिले हैं ये कौन कौन से हैं, सारे विद्यार्थियों को याद होने चाहिए, ध्यान रखना। और दूसरी बात, ऐसा मैप भी बनाकर लाओगे, और मैप में इनको इंडिकेट करके लाओगे कौन सा जिला कहां पर है। कल सभी विद्यार्थियों का चेक करूंगा तो ही क्लास में एंट्री दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा।
हल्के में मत लेना इसको, ध्यान रखना, पहले बता देता हूँ। अरे ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि राजस्थान में जिले कितने, 41 के, कौन कौन से नाम पता ही नहीं साहब कौन से। अरे राजस्थान का तो पता रखो, फिर भारत के राज्य कैसे याद होंगे आपको? भारत के राज्य किस किस को याद है पूरे? कितने हैं? 28 है। हाँ ठीक है, 28। दो को याद है, और को नहीं है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा हो जाएगा आपका। अभी केवल कल जिलों जिलों का नाम याद करके आना आप, ठीक है? और कोशिश करना ऐसा मैप बनाने की। और किसी के पास नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं आपको ये भेज दूंगा मैप, पीडीएफ भेज दूंगा, मतलब पूरी ये है ना? तो बना लेना आप अपने स्तर पर। और अगर ऐसे प्रॉपर सीमा भी नहीं बने ना आपसे तो कोई बात नहीं, ऐसे यूं बना के, ऐसे यूं बना के उनमें लगा लेना अपने हिसाब तीर का। जैसे ऐसा मैप बना लिया आपने, यहाँ डॉट लगा दिया, डॉट लगा के गंगानगर इधर लिख लिया, यहाँ डॉट लगा के उधर, क्योंकि इसमें तो आएगा नहीं पूरा वो। ऐसा करना कोशिश। क्या लिखा आपने लास्ट? गोमट के बारे में लिख रहे थे ना? हाँ, तो गोमट मुख्य रूप से फलोदी क्षेत्र में पाया जाता है, फलोदी पड़ता है फलोदी जिले में, जो कि भार ढोने के लिए प्रसिद्ध है, वजन उठाने के लिए। लिख लिया? अब बीकानेरी नस्ल भी है क्या? है। ये भी भार ढोने के लिए प्रसिद्ध है। देखो, बीकानेरी नस्ल भी भार ढोने के लिए ही प्रसिद्ध है। देखिए, ऊंट तो देखे सबने, नजदीक से देखें, ये केवल फोटो में देखें? नजदीक से देखें? बैठा हुआ देखा है, खड़ा हुआ नहीं देखा? चलो कोई बात। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा। अच्छा, ऊंट के ऊपर बैठे हुए हो आप? फिर तो सही है। पुष्कर में बैठे हो? और कौन बैठा है भाई ऊंट के ऊपर? आप भी बैठे हो? बैठे हो कहाँ? अजमेर में कहाँ? पुष्कर में? दौलत बाग में तो यहाँ तो नहीं घुमाते होंगे, पुष्कर, पुष्कर डेजर्ट में घुमाते जाता तुम्हें। अजमेर में? यहाँ ऊँट? रखते रखते, गाँव में रखते, कई लोग रखते होंगे। चलो चलो कोई बात नहीं, जो भी है, कुल मिला के आप लोगों ने देखा हुआ है ना? तो ऐसा ऊँट जो रोता फिरता हो, रोता फिरने का मतलब इधर उधर घूमता हो, डोलता हो, उसको क्या कहते हैं बताओ? देखो, नोट डालो। डोलने वाले ऊँट को डोलनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डोलनिया। अब ये डोलनिया कोई नस्ल नहीं है। जो घूमने फिरने वाले ऊँट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डोलनिया कहते हैं। और एक ऊँट होता है निकम्मा, जो कोई काम का नहीं होता है। निकम्मा ऊँट भी होता है। जैसे आप उसको गाड़ी में जोड़ोगे ना तो गाड़ी नहीं चलाएगा, बैठ जाएगा। अगर उसको हल चलाओगे तो हल भी नहीं चलाने देगा वो, मतलब कोई काम नहीं करता वो, निकम्मा जिसको बोलते हैं, बिना काम का। तो उसको क्या कहते हैं? देखो, ऐसा ऊँट जो निकम्मा हो उसे डगरो कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपसे पूछा जाए डगरो क्या है? देखो, राजस्थान में तो ऐसे सवाल बनते हैं भाई, बनते कि नहीं बनते बताओ? जैसे आप इंटरव्यू देने गए, सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देने गए, आरएस का इंटरव्यू देने के लिए गए, और आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ के हो भाई? कि राजस्थान के। कहाँ के? और ज्यादातर राजस्थान के जाते हैं। डगरो क्या है? इंटरव्यू लेने वाला क्या पूछेगा? डगरो क्या है? ये तो आपने पढ़ लिया, अभी नहीं पढ़ा हुआ होता तो क्या जवाब देते बता? हाँ भाई। ये तो अभी मैंने बताया कि बेकार ऊँट को कहते हैं। नहीं पढ़ा हुआ होता तो क्या जवाब देते आप? हैं? चुपचाप बैठ जाते, कोई जवाब नहीं देता, ये भी सही है। लेकिन हाँ, अभी याद नहीं है सर, पढ़ा हुआ। देखो, एक मेरी बात सुनो, अगर आप कभी इंटरव्यू में पहुंचो तो इंटरव्यू लेने वाले को भी आप पागल बना सकते हो। पागल बनाने का तरीका बताऊं?
आप उसको ये मत को मैंने कभी नहीं पढ़ा है, साहब पढ़ा तो था लेकिन आज याद नहीं आ रहा। पढ़ा है, आज याद नहीं आ रहा। हाँ, तो जरूरी थोड़ी भाई सारी चीजों का रिवीजन कर पाए बच्चा। और अगर जो चीज नहीं आती ना उसको पागल मत उड़ाओ आप दूसरी तरीके से कि ये नहीं साहब ऐसा होता है ऐसा आप खुद की, क्योंकि आगे जो इंटरव्यू लेने के लिए आया है वो एक्सपर्ट है, वो बहुत ही एक्सपर्ट होता है उस सब्जेक्ट का। जैसे माना कि कोई भी एक आभूषण होता है, जैसे गोरबंद होता है, ऊँट के गले का आभूषण होता है। अब आप गोरबंद पे जबरदस्ती दूसरी तरीके से बहस करने लग जाओ तो वो गलत है। आपको आता है तो जवाब दे दो, नहीं आता तो कह दो सॉरी सर मुझे नहीं आता, बस सॉरी। फांसी थोड़ी चढ़ाएगा अपने को। एक ऊँट होता है जो बहुत स्मार्ट होता है ना, अभी बताया आपको, जैसे नाचना, जो ऊँट है वो कैसा है, स्मार्ट है, सुंदर है। लेकिन कुछ ऊँट इतने बदसूरत होते हैं, हाँ काले भी होते हैं बदसूरत भी होते हैं, उसको क्या कहते हैं? लिखो। बद शकल ऊँट को रड़बो कहते हैं, रड़बो। इसकी बुरी शक्ल होती है ना ऊँट की, उसको क्या कहते हैं? रड़बो। और जो कोई निकम्मा होता है उसको डगरो या डंगरो, देख लिया। और जो डोलता रहता है उसको डोलनिया। देखो, कई बार ऐसे ऊँट देखे होंगे आप लोगों ने, वैसे तो नाक के बराबर देखे आपने ऊँट ही, जो इन लोगों को इनको पालते करते हैं, वो जो ज्यादातर इनसे टच में रहते हैं उनको पता होता है, रेबारी जाति के लोग ज्यादा पालते हैं इनको, राईकार रेबारी जिनको तो ऐसे ऊँट होते हैं जो 15 दिन तक तो सही रहते हैं, 15 दिन तक बीमार रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? अपने घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति होता ही है जो 15 दिन तक तो ठीक रहता है, 15 दिन क्या हो जाता है वो बीमार हो जाता है, 2 दिन ठीक रहेगा 2 दिन बीमार हो जाएगा वापिस, होता है ना ऐसे। तो ऐसे जानवरों में भी तो हो सकता है। तो लिखो, ऐसा ऊँट जो 15 दिन तक बीमार रहता हो और 15 दिन तक सही रहता हो, उसे तिरसल्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तिरसल्या कहते हैं, या तिब्रसी भी कहते हैं इसको, तिब्रसी, तिब्रसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिब्रसी भी कहते हैं। देख लिया। आपको मैंने राजस्थान की कला एवं संस्कृति में लोक देवता पढ़ाए थे। लोक देवताओं में एक देवता पढ़ाया था पाबूजी। क्या पढ़ाया था? पाबूजी। पाबूजी का नाम सुना ही है। जब भी, पहली बात तो ये करें कि राजस्थान में ऊँटों को लाने का श्रेय किसको जाता है? बाबूजी को जाता है। और ऊँट बीमार होता है तो किसकी आराधना की जाती है? बाबूजी की आराधना की जाती है, ध्यान रखना। तो लिखिएगा, लोक देवता है राजस्थान के एक, मारवाड़ क्षेत्र में। हाँ, नहीं नहीं, पतंजलि में कहाँ था बाबूजी? नहीं वो नहीं है रामदेव बाबा थोड़ी है, बाबूजी तो अलग है। चलो चलो लिखो, राजस्थान के लोक देवता है, मैं पढ़ाता हूँ उसमें कला में संस्कृति में, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको पढ़ाऊंगा। देखो, राजस्थान में ऊँटों को लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। किसको जाता है? पाबूजी। और पाबूजी को रेखांकित कर लो, ये राजस्थान के पंच पीरों में शामिल लोक देवता है। ये राजस्थान के पंच पीरों में शामिल लोक देवता है। 5 पीर है ना राजस्थान के, उनमें शामिल है ये। अब देखो, राजस्थान में कौन से लोक देवता के द्वारा ऊंटों को लाया गया था? बाबूजी के द्वारा लाया गया था। और बाबूजी को ही ऊंटों का रक्षक कहा जाता है। देखिएगा, ऐसे लिखो, ऊंटों का देवता कौन है? बाबूजी। ऊंटों का देवता। देख लिया? ऊंटों का देवता कौन सा है? बाबूजी, ध्यान रखना।
देखिए विद्यार्थियों, इनकी एक फड़ है। जब भी ऊंट बीमार हो जाते हैं तो किसका वाचन करते, कौन से लोक देवता की फड़ का वाचन करते हैं? बाबूजी लिखिएगा। जब भी ऊंट बीमार होते हैं तो बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। आपसे पूछा जाए राजस्थान के उस लोक देवता का नाम बताओ जिनकी फड़ काफी लोकप्रिय है। उनका नाम क्या है? बाबूजी लिखिएगा। बाबूजी की फड़ एक लोकप्रिय फड़ है। कैसी है? लोकप्रिय फड़ है। लोकप्रिय फड़ है। देखो, मैं जब पहली बार भर्ती हुआ, सरकारी सेवा के लिए चयन हुआ, तो मेरी एग्जाम में एक सवाल आया था, वो मुझे आज भी याद है। और जिसको लगभग 17 साल हो गए। कितने साल हो गए? 17 साल पहले का क्वेश्चन भी आज याद है कि बाबूजी की फड़ का जब हम वाचन करते हैं तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाँ? रावण हत्ता। देखिएगा, बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तो पता नहीं कितनी एग्जाम में सवाल आया, और आपने भी पढ़ रखा, देख लो इसको, पढ़ रखा ना? तो मेरा आपसे एक सवाल है कि ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है और ऊंटों की देवी किसे कहा जाता है? ऊंटों का देवता तो बता दिया आपने। देवता का स्त्रीलिंग क्या होता है या विलोम शब्द क्या होता है? देवी होता है। तो ऊंटों की देवी किसे कहा जाता है? ऊंटों का देवता बता दिया आपने, कोई दिक्कत। मुझे बताओ, ऊंटों की देवी किसे कहते हैं? लिखो। ऊंटों की देवी के रूप में बीकानेर की अंता देवी को पूजा जाता है। को पूजा जाता है, अंता देवी को पूजा जाता है। और अंता देवी का मंदिर कहाँ बताओ? बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। और जब आप कभी अंता देवी के मंदिर में जाओगे तो इनकी मूर्ति देखोगे तो वो ऊंट पे सवार है। किस पे सवार है? ऊंट पर सवार। किस पे सवार है? ऊंट पर सवार है विद्यार्थियों। या हम कह सकते हैं उष्ट वाहिनी। कैसे कह सकते हैं? ऊंट वाहन है उनका, ऊंट पे सवार। जिससे दुर्गा माता, आपने माताएं देखी होगी, कई शेर पे सवार होती है ना? इसी प्रकार ये किस पे सवार है? ऊंट पर सवार है। शीतला माता का नाम सुना होगा, किस पे सवार है? गधे पे सवार है। इसी प्रकार ये किस पे सवार है? लिखो, ऊंटों में होने वाले रोग। नस्ल लिख ली थी आपने। अब हम किसके बारे में लिखा रहे हैं? ऊंटों में होने वाले रोग। सर्रा रोग होता है एक, तो कौन सा होता है? सर्रा रोग होता है। और एक होता है तीवरसा। तो तीवरसा और ये जो सर्रा रोग है, ये किस में होता है बताओ? ऊंटों में होता है, तीवरसा और सर्रा रोग। लिख लिया? लिखो। इस सर्रा रोग के नियंत्रण हेतु ही 2010-11 में 2010-11 में एक योजना भी चलाई गई थी। तो सर्रा रोग योजना किनके संरक्षण के लिए चलाई गई थी? ऊंटों के संरक्षण के लिए। सर्रा एक रोग भी है, एक योजना का नाम भी है, ध्यान रखना।
देखो, राजस्थान की उस जाति का नाम बताओ जो सबसे ज्यादा ऊंट पालती है, या ऊंट पालक जाति कौन सी है राजस्थान की? लिखिएगा। ऊंटों का पालन पोषण करने वाली जाति, ऊंटों का पालन पोषण करने वाली जाति कौन सी बताओ? रेबारी। कौन सी है विद्यार्थियों? रेबारी, या रायका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रायका। गुर्जरों के साथ इन रायका को भी आरक्षण दे रखा है, गुर्जरों को दिया ना अलग से आरक्षण, उन्हीं के साथ इन रायका को भी उसमें शामिल कर लिया। गुर्जरों ने तो बेचारों ने काफी आंदोलन किया, और जब जाके उनको एमबीसी में शामिल किया, और इन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया था फिर भी इनको उसमें शामिल कर लिया। जैसे गाड़िया लोहार वगैरह है ना, उनको सबको शामिल कर रखा है। तो रायका, देबारी, देवासी भी होते हैं ना, देवासी भी। आपने एक आरपीएससी के सदस्य का नाम सुना होगा, जिसने बेटे बहू वगैरह सबको ऐसा ही बना दिया था, रामू राम रायका। नाम नहीं सुना? 2021 की भर्ती जो सबसे ज्यादा चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती, उसमें बाबूलाल कटारा, नाम सुना है? तो बाबूलाल कटारा ने पेपर किसको दिया था? रामू राम रायका को ही तो दिया था। वो इसी जाति से रिलेटेड, ध्यान रखना। हालांकि मेरा किसी जाति विशेष पे प्रहार करना उद्देश्य नहीं है, पर व्यक्ति ने अपराध किया है और अखबार में अपने सामने बात आई है, तो उसी के अनुसार बताना जरूरी होता है। उनका नाम क्या है? रामू राम रायका था विद्यार्थी। इनके कोई रिलेटिव, चाहे शायद बेटा बेटी या फिर बेटी का जवाई वगैरह कुछ है, उनको भी इसने सब इंस्पेक्टर बना दिया। पेपर ला के दिया। सबसे पहले पेपर किसके हाथ लगा? ये भी आरपीएससी का सदस्य था, मेंबर था ये आरपीएससी का, और ये भी था। और ये जो हम कहते हैं ना इंटरव्यू में जाके आप इंटरव्यू देना, तो आपके जो इंटरव्यू का जो बोर्ड बनता है ना, उस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं ये, जैसे बाबूलाल कटारा, रामू राम रायका। अब ऐसे करप्टेड लोग जब बैठे हैं, तो ईमानदार लोगों को इंटरव्यू में पास करेंगे क्या? वो पास तो करना पड़ेगा, नंबर ज़्यादा नहीं देते। जैसे माना कि 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, सब इंस्पेक्टर के लिए बता रहा हूँ, 50 नंबर का होता है, तो उसमें न्यूनतम जो मार्क्स होते हैं वो 18 तो देने ही पड़ेंगे आपको। कितने देने पड़ेंगे? 18। इंटरव्यू में आप फेल नहीं कर सकते हो, सामान्यतः फेल आप नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, अब ये भी चल रही है कि इंटरव्यू में ही लोग बाग क्या करते हैं, पैसे वैसे ले लवा के थोड़ा करप्टेड माहौल बना देते हैं। तो क्यों ना आप इनकी वीडियोग्राफी कराई जाए। बंदा आया, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसने कितना जवाब दिया, कितना नहीं दिया। अब आप 15 मिनट अंदर इंटरव्यू देकर आए हो, आपसे क्या क्वेश्चन किया, आपने जवाब दिया, सही दिया गलत दिया जो भी है, और ये अगर आपको फेल कर देते हैं या कम नंबर दे देते हैं, तो फिर आप कोर्ट में कैसे चैलेंज करोगे उस बात को? नहीं कर सकते हो ना। तो इनके पास जिनके पैसे पहुंच जाते हैं उनको तो दे देते हैं ज़्यादा नंबर ये, और जिनके पैसे नहीं पहुंचते हैं उनको तो कम नंबर देते हैं ये। अब जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ था खुद का, मैं मेरी जगह पे सही था। सही से तात्पर्य ये कह सकते हैं कि मेरी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की थी उस समय। आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो, चाहे जीके का क्वेश्चन पूछ लो, मेरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछ लो, मैं जिस डिपार्टमेंट में पहले जॉब करता हूँ उसके क्वेश्चन पूछ लो आप मेरे से, ठीक है। मैं उसी तैयारी के साथ वहाँ गया, और जब गया तो मुझे इन्होंने नंबर दिए 50 में से 25। जब लास्ट में रिजल्ट आया तो मैंने देखा मुझे कितने दिए, 25। और मेरा इंटरव्यू चला था लगभग 20 मिनट के आसपास, 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं। तो 20 मिनट में इन्होंने मेरे से कितने सारे क्वेश्चन पूछे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होंगे। हर क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया, और मेरी नज़र में सही जवाब दिया, फिर भी मुझे 25 नंबर ही दिए। क्यों? क्योंकि मैंने आगे पैसे नहीं दिए थे। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके रिटर्न में मेरे से भी कम नंबर है, उस व्यक्ति को इन्होंने 42 नंबर दिए। कितने दिए? 42। और लास्ट मेरिट में वो रह गया। और ये लोग दे दो आप इंटरव्यू में कितने, 50 में से तो दोगे, 50 में से 51 तो नहीं दे सकते हो आप, 60 नहीं दे सकते, 50 से कम ही देने पड़ेंगे। और इतना इंटेलिजेंट तो ये है नहीं है जिसको आप 50 में से 50 दे दोगे। 400 में से तो इसके जो 400 का पेपर हुआ ना जैसे रिटर्न पेपर, वहां तो इसके 250 नंबर आ रहे हैं, और यहाँ आप इसको कितने दे रहे हो? 50 में से 50 दे रहे हो। और जहां 300 प्लस हमारे नंबर है और हमें आप नंबर दे रहे हो कम, तो इन चीज़ों में फिर दिक्कत आती है आगे जाके। अगर ये बिल्कुल फेयर काम हो ना, भाई इंटरव्यू लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग करो ना उस चीज़ की, मैंने क्या जवाब दिया है और जिसको आपने ज़्यादा नंबर दिया उसने क्या जवाब दिया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये एक संवैधानिक संस्था है आरपीएससी, इसमें भी कई करप्टेड लोग बैठे हुए हैं, तो फिर ऐसी दिक्कतें आ जाती है। कोई नहीं, मैं समय हमेशा विद्यार्थियों को एक ही बात कहता हूँ,
अगर आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दो तो सब इंस्पेक्टर में केवल रिटर्न पे फोकस करो, और चीज में पढ़ो ही मत, तो वहाँ सेटिंग कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने रिटर्न में अच्छे नंबर लेकर आओ, 18 नंबर तो मिलेंगे। आप ये सोचो मुझे इंटरव्यू में कितने नंबर लाने, 18 लाने, 18 देगा, झक मार के देगा, देना पड़ेगा उसको। चलो आगे लिखो, क्या लिखा है आपने, राम राम राय का पहुंच गए। तो इसकी जो पालक जाति है उसका नाम क्या है, रेबारी या रायका या देवासी, ध्यान रखना। देखो ऊंट की चमड़ी के ऊपर एक सोने की कारीगरी की जाती है, उसे हम बोलते हैं उस्ता कला। क्या बोलते हैं, उस्ता कला। तो लिखो, ऊंट की चमड़ी पर, ऊंट की चमड़ी पर की जाने वाली, की जाने वाली कलाकारी को उस्ता कला कहते हैं। क्या कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, मुनवती कला। उस्ता कला का ही दूसरा नाम क्या मिलता है, मुनवती कला या फिर मुनावती कला। ऊंट की जो खाल होती है ना, चमड़ी जो होती है, उसके ऊपर सोने की जो कलाकारी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, उस्ता कला कहते हैं। जीवित ऊंट के ऊपर नहीं करते, ध्यान रखना, मरने के बाद में जो उसकी जो चमड़ी निकाली जाती है उसके ऊपर की जाती है कलाकारी, तो उसको क्या बोलते हैं, उस्ता कला कहते हैं। लिख लिया, उस्ता कला को रेखांकित करो। अब आपसे पूछा जाए राजस्थान में उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, कौन से जिले की, बीकानेर। देखो उस राजस्थान में उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। क्या इस उस्ता कला को, इस मतलब उस्ता कला की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, लाहौर से। कहाँ से हुई थी, ये राजस्थान की नहीं है, मुख्य रूप से लाहौर की है ये। देखो उस्ता कला मूलतः लाहौर की है, और लाहौर वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान। लेकिन स्वतंत्रता के पहले लाहौर भारत का हिस्सा हुआ करता था, हुआ करता था ना। देखिएगा, उस्ता कला मूलतः लाहौर की है, और लाहौर को रेखांकित करके लिख सकते हो ब्रैकेट में, क्या लिखोगे, पाकिस्तान। लिख लिया। अब इसको लाहौर से इंडिया में, यानी कि हम ये कह सकते हैं राजस्थान में कौन लेकर आए थे, बता सकते हो, प्रश्न बन सकता है ना, कि उस्ता कला को लाहौर से बीकानेर लाने का श्रेय किसे ज्यादा है, तो आप लिख सकते हो अनूप सिंह को। देखिएगा, इस उस्ता कला को लाहौर से बीकानेर, बीकानेर अनूप सिंह के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा, अनूप सिंह के द्वारा लाया गया था। और उस समय बीकानेर के जो राजा थे उनका नाम था राय सिंह। क्या नाम था, राय सिंह। ये राजा थे उस समय बीकानेर के शासक। तो किसके शासन काल में ये बीकानेर आई थी, राय सिंह। और लाया कौन था, अनूप सिंह। और बाद में अनूप सिंह जब शासक बनेगा तो अनूप सिंह का शासन काल में तो इसको फुल फ्लेज पावर मिल जाएगा पूरा, तो इसको बढ़ावा देगा कि नहीं देगा, इस कला को, कला को बढ़ावा देगा, तो हम इसको ये कह सकते हैं अनूप सिंह का शासन काल इसका गोल्डन पीरियड कहलाएगा, स्वर्ण काल। क्या कहलाएगा, स्वर्ण काल कहलाएगा। क्या लिखा, मैं लिखवा देता हूं कंटिन्यू में आपको, क्या लिखा बोलो, लाहौर से बीकानेर लाने का श्रेय अनूप सिंह को जाता है, ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो, राय सिंह के काल में। लिख लिया, लिखिएगा, उस्ता कला का स्वर्ण काल, उस्ता कला का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो आप, गोल्डन पीरियड, अनूप सिंह के शासनकाल को कहा जाता है।
अब देखो, आप कोई भी काम कर रहे हो और उस काम में अगर आप पारंगत हो जाते हो, मतलब एक्सपर्ट हो जाते हो, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं उस्ताद। क्या कहते हैं? उस्ताद। तो उस्ता कला के जो प्रसिद्ध उस्ताद है वो राजस्थान के कौन से जिले में मिलेंगे बताओ? बीकानेर में मिलेंगे। तो लिखो, इस कला के प्रसिद्ध, इस कला के प्रसिद्ध कलाकार ब्रैकेट में उस्ताद बीकानेर में या बीकानेर के प्रसिद्ध है। लिख लिए? लिखो, प्रसिद्ध कलाकारों के नाम। लिखो, हिसामुद्दीन उस्ता। कलाकार का नाम क्या है? हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता का संबंध कौन सी कला से है? उस कला से है। और उस्ता कला किस पर की जाती है? ऊंट की खाल पर स्वर्ण की जो बारीक बारीक जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं उस्त कला। तो इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? हिसामुद्दीन उस्ता थे। वो अब वर्तमान में जीवित नहीं है, उनका निधन हो चुका, ध्यान रखना। तो इनके नाम के आगे क्या लगाओ? स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता। ठीक है, निधन हो चुका, वर्तमान में नहीं है। तो वर्तमान में कौन है फेमस? और दूसरा नाम लिखो, मोहम्मद हनीफ उस्ता। कौन है? मोहम्मद हनीफ उस्ता। मोहम्मद हनीफ उस्ता। सुनना मेरी बात, अभी पूछा जाए आपसे, ये पूछा जाए उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, अगर आपके विकल्प में हो हिसामुद्दीन उस्ता तो इसको प्रथम वरीयता देनी है। लेकिन ये वर्तमान में नहीं है, मर गए। तो अब वर्तमान वाले कौन है? मोहम्मद हनीफ उस्ता। ये वर्तमान में है, ये जीवित है, और ये थे, और ये है। थोड़ा क्वेश्चन को भी देखना पड़ेगा आपको, है ना। देखो, अन्य कलाकार। किसके? अन्य कलाकार। इलाही बख्श। सारे मोहम्मद नेम है ना। इलाही बख्श, बख्श, इलाही बख्श। विद्यार्थियों, इन्होंने ऊंट की खाल के ऊपर सोने की मीनाकारी करते हुए महाराजा गंगा सिंह का चित्र बना दिया। इन्होंने इन्होंने लिखो, इसको रेखांकित करते हुए लिखो, इन्होंने बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह, क्या? महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया था। कौन सी कला में? उस्ता कला में। अब विद्यार्थियों, इतना प्रसिद्ध चित्र है कि वो आज यूएनओ की जो लाइब्रेरी होती है ना, वहां पे जो संग्रहालय बना रखा है, वहां पर उसको रखा हुआ है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय में रखा गया है। जिसे यूएनओ के कार्यालय ऑफिस में रखा गया है। अब आपसे पूछा जाए कि उस्ता कला के प्रसिद्ध जो उस्ताद है वो कौन कौन से? तीन के नाम लिखा है मैंने आपको। कितने के लिखा है? तीन के। इसामुद्दीन उस्ता, मोहम्मद हनीफ उस्ता और इलाही बख्श। अब तीन के नाम देखो क्यों लिखा है मैंने। ऐसे तो इनके अलावा और भी व्यक्ति काम करते होंगे, बहुत सारे लोग काम करते हैं, केवल तीन ही व्यक्ति काम थोड़ी करते हैं। लेकिन इनका नाम चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि ये तो पहले थे जो काफी सबसे ज्यादा फेमस हुए थे इस कला के, लेकिन वर्तमान में नहीं रहे। और उनके बाद में कौन रहे हैं? मोहम्मद हनीफ, ये सबसे ज्यादा फेमस है। और इलाही बख्श को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इन्होंने महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया है उस्ता कला में, जो कि यूएनओ में अभी रखा हुआ है, इसलिए इन तीनों के नाम हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज तो समय इजाजत नहीं दे रहा पढ़ाने की। अब
कल ही पढ़ेंगे। आज ऊँट भी पूरा नहीं हुआ, अभी अधूरा रह गया विद्यार्थियों। ऊँट के बारे में और कल पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।